बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में हम उस इशू को डिस्कस करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 मसला बन गया है, यानी कोरोना का मसला। लेकिन जिस तरह की हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ पे ना तू मैं होगा, ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना कोई आपके लिए वो इंटरेस्टिंग एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने वाले क्लिप होंगे, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि आज हम पूरी संजीदगी के साथ समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना का मामला क्या है, किस हद तक वो संजीदा है, किस हद तक ख़तरनाक है, हुकूमत और माहिरीन अभी तक क्या तशख़ीस कर चुके हैं, क्या कोई इलाज की सूरत है या नहीं है, हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया क्यों, उसको ख़त्म क्यों किया, और सबसे बड़ा ये सवाल कि मुस्तक़बल करीब में हम क्या तवक्को करें कि अल्लाह करे कि इस मुसीबत से जान छूट जाएगी या कि नहीं, मुस्तक़बल करीब में ये मामला हमारे लिए और भी खुदा न खास्ता ख़तरनाक हो जाएगा। इन सब सवालों और इसी तरह के दीगर मुताल्लिक़ा सवालों का जवाब देने के लिए हमने ज़हमत दी है इस वक्त फ्रंट लाइन पे इस पूरे मामले की क़यादत करने वाले, अगर ये तिब्बी मामला है और डॉक्टरों का मामला है और वो जो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, तो हमारे मुल्क के स्पेशल असिस्टेंट बराए हेल्थ जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ही को इसको लीड करना चाहिए और वो इस जंग के सिपहसालार होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले डॉक्टर साहब, क्या आप लोगों की तशख़ीस हैं अभी फ्यूचर के लिहाज से, क्योंकि हम जब आम तौर पर देखते हैं तो केसेस भी बढ़ रहे हैं और हलाकतें भी बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम जो रोज़ाना देखते हैं, हमने कल जिस तरह के जुलूस देखे, जिस तरह जनाजे हम देख रहे हैं, जिस तरह बाज़ारों में रश देख रहे हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में या डॉक्टरों को सुनते हैं तो हमें तो घबराना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम ना घबराएं? तो क्यों ना घबराएं, हुकूमत क्यों मुतमईन है? शुक्रिया जी, बहुत बहुत सलीम साफ़ी साहब, दोबारा आपके प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। आपने तशख़ीस के हवाले से बात की है और ये अच्छा आगाज़ है गुफ्तगू का। देखें, ये एक वायरल इन्फेक्शन है कि जिसका जो वायरस भी पहली दफ़ा सामने आया और उससे फैलने वाली बीमारी भी पहले दफ़ा सामने आई, लेकिन उसने वो इतनी फैली कि वो एक ग्लोबल पैंडेमिक बन गया। तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि एकदम से कोई जरासीम जो है या बैक्टीरिया या वायरस उसकी वजह से एकदम ग्लोबल पैंडेमिक हो जाए। तो जाहिर है कि हम, जैसे कि मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात की थी कि इसके चूँकि ये एक नया वायरस है और नया आउटब्रेक है, तो इसके बारे में पहले से इंसानी तजर्बा नहीं है कि इसको कैसे काबू करना है और ये कैसे कैसे दाव दिखाएगा और आपने कैसे कैसे इसको एड्रेस करना है। लेकिन हमारे पास अब जो कुछ है वो ये है कि दूसरे ममालिक, क्योंकि ये 210 ममालिक में अब फैल चुका है, तो बाकी ममालिक में मुख्तलिफ़ मुल्कों ने, उनके पॉलिसी साज़ों ने, डॉक्टर्स ने क्या इंटरवेंशंस की, क्या इक़दामात उठाए और उनका क्या असर हुआ। ठीक। तो ये अब हमारे पास तजर्बा मौजूद है और इसकी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि यकीनन ये एक ऐसी बीमारी है और जो इस वायरस की वजह से होती है कि जो बड़ी तेज़ी से फैलती है। इसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाते हैं। जो ग्लोबल फिगर है वो तकरीबन 85% जो है मरीज़ जिनको इन्फेक्शन होती है वो भले चंगे हो जाते हैं, बिल्कुल यानी फुली रिकवर कर जाते हैं। और पाकिस्तान में अब तक ये शरह जो है वो 90% है रिकवरी की। और उसके बाद जो 10% हैं वो उनको इतनी सीवियर डिज़ीज़ होती है कि उनको दाखिल करना पड़ता है। उनमें से तकरीबन 4.8% ग्लोबल फिगर है, अगेन ये कि 4.8% को
इंटेंसिव केयर यूनिट्स में दाखिल करना पड़ता है या इंतहाई निगहदाश्त के इलाज मुआवजा उनको करना पड़ता है। पाकिस्तान में ये फ़िगर जो है वो 4.8 ग्लोबल थी, पाकिस्तान में ये 2.5 या इससे कम है। ठीक, इसकी क्या वजह है? हाँ जी, तो ये वो फ़र्क है, यानी एक तो अंदाजे होते हैं ना। जी जी मैं आपको बताता हूँ। फैक्चुअल पोजीशन अभी तक क्या फाइंडिंग्स है कि क्यों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में हलाकतों की रेशो कम है बाकी दुनिया की बनिस्बत। तो इसमें जी कई वजूहात हैं, लेकिन मैं ज़रा वो बात मुकम्मल कर लूँ कि आपने तशख़ीस के हवाले से जो मुझे कहा, तो उसमें हम अब तक जो देख रहे हैं पाकिस्तान में वो ये है कि जिस और दूसरे ममालिक में भी तशख़ीस के हवाले से वो ये है कि ये इसके केसेस बढ़ते हैं। केसेस असल में कहना गलत है, कहना चाहिए कि टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ती है तो उस हिसाब से आपके केसेस बढ़ते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं उनकी एक वो 4.8 और 2.5 के दरमियान जो मरीज़ हैं वो क्रिटिकल केयर में जाते हैं, उनमें से तकरीबन 70% वेंटिलेटर्स में जाते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये एक नुक्ते को समझते हैं कि ज़ाहिर बात है हमें तो ये परसेंटेज तभी पता चले कि जब टेस्टिंग हो जाती है। टेस्टिंग की रेशो पाकिस्तान में अभी बहुत कम है, जितनी ज़्यादा हमारी आबादी है, और ज़ाहिर बात है पहले से कोई तैयारी नहीं थी। तो टेस्टिंग के में जो रेशो निकल रहा है इन्फेक्टेड लोगों का, उस हिसाब से गवर्नमेंट का एस्टीमेट क्या है कि पूरे पाकिस्तानी आबादी में मसलन अभी ये अगर 30-35 हज़ार निकले हैं, तो ये तो जितने चंद लाख टेस्ट हुए हैं उसमें ये निकले हैं, तो पूरे पाकिस्तानी आबादी में कितने लाख इन्फेक्टेड लोग होंगे? हाँ जी, इसके बारे में कोई तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है। मुख्तलिफ लोगों ने गैस इसके बारे में किया है, कोई इसकी साइंसी बुनियाद अभी तक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको एक मरीज़ मिलता है तो उसके पीछे समझें कि 10 मरीज़ ऐसे हैं जो जिनकी तशख़ीस नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 10 नहीं वो 5 हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 7 हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 3 हैं। इसके बारे में कोई मुत्तफ़िक़ा राय नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि चूँकि ये फैल रही है और हम हर एक का टेस्ट नहीं कर रहे, तो यकीनन ऐसे लोग हैं कि जिनको ये बीमारी है और हमें उनका पता नहीं, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, दूसरे ये है कि जहाँ तक टेस्टों की बात है, पाकिस्तान में जब हमने ये शुरू किया काम, तो अवाइल मार्च में हम लोग 470 या 72 के करीब टेस्ट कर रहे थे 15 मार्च को, पर डे। अब कितने कर रहे हैं? पिछले 24 घंटे में तकरीबन हमने 15,000 टेस्ट किए हैं 24 घंटे में। उसमें कितने इन्फेक्टेड निकले? जी उसमें से कोई 1,400 कुछ, यानी 15,000 में 1,400 कुछ निकले। जी। तो ये अब अगर हम इसको अप्लाई करें 22 करोड़ आबादी पे, तो ये हमारे यहाँ तो नहीं, वो सही नहीं होगा। वो 22 करोड़ की आबादी पे इसको अप्लाई करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने लोगों के अंदर ये बीमारी फैली है। लेकिन जो हमें पता है वो ये है कि इस वक्त ये बीमारी जो है जब शुरू हुई थी तो जितने लोग हम टेस्ट करते थे तो तकरीबन उनमें से 8%, 8.5%, 9, फिर 10 तक चली गई पॉजिटिविटी। यानी अगर आपने 100 लोग टेस्ट किए हैं तो उनमें से 10 लोग पॉजिटिव निकल रहे थे। अब पिछले तकरीबन 2 हफ्ते के दौरान या 2 हफ्ते से कदरे कम, ये जो पॉजिटिविटी है ये तकरीबन 13% हो गई है, बढ़ गई है। 1-2 दिन थे दरमियान में जब एक स्पाइक भी आई, लेकिन उसकी कुछ और वजूहात भी थी, लेकिन ये अब 13% के करीब है। तो इस वक्त पाकिस्तान में, बाकी आप खुद कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में अगर 100 लोग हों और उनके टेस्ट किए जाएं तो उनमें से इम्कान है कि 10 से 13% के दरमियान या 10 से 13 लोग जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन इसमें एक और भी मैं आपको बात बता दूं, हम टेस्ट करके किन लोगों के रहे हैं? हम इस वक्त तक आम लोगों के टेस्ट नहीं कर रहे जिनको सिम्टम्स आ जाते हैं उनको। हम इस वक्त नहीं, सिम्टम्स भी नहीं, इस वक्त हम टेस्ट उन लोगों के कर रहे हैं कि जिनमें या तो जिस तरह आपने साइन सिम्टम आ जाए या उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि उनके जो करीब लोग हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। उसके लिए एक हमने TTQ की पूरी एक हिकमत अमली अपनाई हुई है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन।
तो मतलब ये कि हम उन लोगों के टेस्ट कर रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिनमें इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि वो पॉजिटिव आने का उनका इम्कान ज़्यादा है निस्बतन उन लोगों के कि मतलब बाज़ार में हमारे अगर आप जा रहे हैं स्पीकर साहब को हो गया तो फिर आप लोगों ने उनकी फैमिली, उनके इर्द गिर्द जो बिल्कुल लोग थे उनका बिल्कुल, किया होगा। या कोई बंदा बाहर लेकिन से। इसमें डॉक्टर साहब अब ये तो मामला ख़तरनाक कि जब ये देखें पहले जो फिगर्स थे वो तो लॉकडाउन के दिनों के थे। अब लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद अगर 2-3 दिन में वो 13% तक पहुंच गया है, और पहले आप जैसे माहिरीन हमें बताते थे ना कि ये 1 से 2, 2 से 3 नहीं होता, बल्कि 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाख के रेशो से बनता है। हाँ जी। तो ये जो डॉक्टर साहिबान जो ख़तरा ज़ाहिर कर रहे थे, तो फिर तो उनका ख़तरा बजा नहीं है, वो खुदा न खास्ता हम अमेरिका और इटली की सूरत हाल की तरफ नहीं जा जो रहे। आप बात कर रहे हैं ना जी, और जो जिसको हम मॉडलिंग कहते हैं, वो असल में कोई परफेक्ट साइंस नहीं है, और वो रिलाई करती है मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है जी, मैथमेटिक्स आपके एनवायरनमेंट को मद्देनज़र नहीं रखता, आपकी डेमोग्राफी को मद्देनज़र नहीं रखता, आपके मौसम को मद्देनज़र नहीं रखता, आपकी इम्यूनिटी को मद्देनज़र नहीं रखता, और कई ऐसी चीज़ें कि जिनका हमें शायद इल्म भी नहीं, तो उनको वो मद्देनज़र नहीं रखता, वो सिर्फ ज़रब तकसीम करता है। और लिहाजा आपको जो नंबर्स मिलते हैं वो मैथमेटिकली तो सेंस करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन से दूसरे अवामिल है कि जो बैक वक्त इस बीमारी के ऊपर अपना असर कर रहे हैं, कि जिसकी वजह जो उसकी फैलाव को भी मुतासर कर रही है, पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में। अच्छा, आपने लॉकडाउन की बात की ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बाज़ ममालिक में, और इस पे न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बड़ा ज़बरदस्त चंद दिन पहले एक मजमून भी आया था कि बाज़ ममालिक में तो ये आपको बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस मिलता है कि आपने जब लॉकडाउन किया तो केसेस नीचे आ गए और बीमारी का फैलाव तकरीबन ख़त्म हो गया, और उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो चाइना है। ठीक है जी, लेकिन चाइना के अलावा पूरी दुनिया में तकरीबन इस बात का सही एविडेंस आपके पास नहीं है कि जब आपने लॉकडाउन और जिस किस्म लॉक गया तो उसकी वजह क्या असरात मरतब हुए। पाकिस्तान में भी अब तक की सच्ची बात यही है कि जो लॉकडाउन हमने किए हैं अब तक, उनका कोई बराह रास्त ये हम ये नहीं कह सकते कि चूँकि हमने ये ए किया तो बी रिज़ल्ट आया। और नहीं, आप दुनिया के कौन से मॉडल को फॉलो कर रहे हैं आप लोग? दुनिया में कोई मॉडल है ही नहीं है, एक नहीं। चाइना का मॉडल था, एक तो मेरा कहने का मतलब है कि एक मॉडल नहीं है। हाँ, तो एक यही मॉडल मैं नहीं कहता हूँ ना कि इस वक्त दुनिया में आप अमेरिका, बरतानिया, चाइना, ताइवान, सिंगापुर, हाँ, किसको फॉलो कर रहे हैं? देखें, अगर आपने अभी इंग्लैंड की बात की, वो अपना मॉडल कई दफ़ा बदल चुके हैं। आपने अमेरिका की बात की, वो अपना मॉडल कई दफ़ा बदल चुके हैं। लिहाजा कोई वो जिसे कहते हैं ना कुकी कटर सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। हर मुल्क अपनी माशरत, अपने वसाइल, अपनी सोशियोलॉजी, समाजी जो उसका रहन सहन है लोगों का, गुर्बत, मईशत, माशरत, इन सब चीज़ों को और एक्सपर्टीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के फ़ैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान में अच्छा, एक और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, लोग ये समझते हैं कि आज अगर हमने लॉकडाउन किया है या लॉकडाउन खोला है तो कल हमारे केसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होता। कम अज़ कम 3 हफ्ते दरकार होते हैं दरमियान में उनके असरात को स्टडी करने के लिए। जी, हमने अब तक जो लॉकडाउन्स किए और उनकी वजह से उनके जो असरात हुए, और जब खोला और उसकी वजह से जो असरात हुए, सच्ची बात यह है कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ पाई। लेकिन ये तो सारे ये डॉक्टर्स हमारे यही कह रहे हैं, नहीं, माहिरीन, कि भाई 3 हफ्ते बाद, अब जो आप लोगों ने किया है, कहते उसके असरात 3 हफ्ते बाद ही सामने आएंगे। अगर वो सूरत हाल हो गई कि हमारे वेंटिलेटर कम पड़ गए, हमारे डॉक्टर कम पड़ गए, तो फिर अच्छा, ये रिस्क नहीं है जो आप लोगों ने लिया? देखें, हम ट्रेंड के साथ चलते हैं ना। हमारा अभी तक ट्रेंड क्या है? ट्रेंड अभी तक ये है कि हमारे जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, एक ख़ास परसेंटेज में मामूली सा इजाफे के साथ हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है जी,
असल जो डेटा होता है ना जी, वो होता है डेथ का, क्योंकि जो मरता है शख्स और वो उसको छुपाया नहीं जा सकता, ठीक है जी। तो हमारी जो डेथ्स हैं अभी तक वो हमारे अपने तखमीनों से कम हैं। ठीक। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारी जो रोज़ाना उसमें भी कोई रिसर्च हुई होगी ना जी कि जी ये हो क्यों? रही है। लेकिन मैं असल में आपसे बात ये करने लगा था कि जिस तरह आपने ये कहा ना कि डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि आप अगर लॉकडाउन करेंगे तो केसेस कम हो जाएंगे, मौत कम हो जाएंगी। अगर मैं ये दलील दूं कि अगर हम ये लॉकडाउन ना करते, बिल्कुल ना करते अभी तक, तो क्या हमारा जो ट्रेंड है वो यही होता, इससे ज़्यादा होता या इससे कम होता? वैसे डॉक्टर साहब, लॉकडाउन तो पाकिस्तान में हमने एक दिन भी नहीं किया है, ये भी बात दुरुस्त है, यानी जिसको हमने लॉकडाउन का नाम दिया तो वो भी लॉकडाउन नहीं था। लेकिन शुरू में यकीनन लॉकडाउन था। जैसे जैसे फिर वक्त गुजरता गया उसमें डॉक्टर साहब वो भी बराए नाम लॉकडाउन था। अब भी इस मुल्क में इस बड़े शहरों से बाहर किसी ने अमल नहीं किया, ठीक है, मसाजिद को ताले लग गए, कुछ बड़ी बड़ी कारोबार हमारे बंद हो गए। मैं अभी आपको 2-3 जनाजों की तस्वीरें दिखाता हूँ उस लॉकडाउन के, आप हैरान हो नहीं, जाएंगे। कल जो जुलूस निकले हैं मजहबी, वो आप देख अभी लें। तो खैर चलो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है ना। और जब था भी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, ये बड़े शहरों के अमीर इलाकों में इसके ऊपर निस्बतन ज़्यादा पाबंदी थी, लेकिन उन्हीं शहरों के जो गरीब हिस्से हैं उनके अंदर पाबंदी थी। अच्छा, हमारे मुल्क में तो बहुत सारी जगह ऐसी भी है कि जिधर लोग बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज है, उस पर भी मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे प्रोड्यूसर बार बार ब्रेक का कह रहे हैं। तो नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरिए में। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये होता है कि आपने शुरू में उसकी तरफ इशारा भी किया, माहिरी मईशत होता है वो हर मसले को मईशत के एंगल्स में देखता है, सहाफ़ी हर इशू को सहाफ़त का ऐनक लगा के देखता है, फ़ौजी स्ट्रेटिजिक आईने में हर चीज़ को देखता है, और लेकिन वो भी बड़ी अटल एक हकीकत है कि जिसका काम उसी को साजें। यहाँ डिसीजन मेकिंग या डायरेक्शन सेट करना वो आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान में नहीं सिर्फ, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जब एक कोई इमरजेंसी एक ख़ास हद से ज़्यादा आगे चली जाती है और वो कौमी सलामती का मसला बन जाती है, और उससे आपकी मईशत भी मुतासर हो रही है, और आपकी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस भी उसमें मुतासर हो रही हैं, आपका जो सोशल फैब्रिक है मुल्क का वो भी मुतासर हो रहा है, तो कोई भी मुल्क वो सिर्फ फिर वजारत सेहत पे नहीं छोड़ी जा सकती चीज़ें, उसके लिए पूरी हुकूमत जो है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जिसे हम कहते हैं, वो फिर मोशन में आती है। जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं वो चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं और अपनी अपनी दानिस्त के मुताबिक अपनी जो टीम होती है उनको ज़िम्मेदारियाँ देते हैं। यकीनन उसमें सेहत का जो है बड़ा एक मरकज़ी किरदार है, लेकिन आप पूरे दुनिया के अंदर नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, जंग हो तो फ़ौजी की राय ज़्यादा सुनी जाती है, इसी तरह हमारे यहाँ भी मजहबी मामला हो तो हम उलमा को बुलाते हैं। इस मामले में ज़ाहिरी बात है कि फ्रंट लाइन के सिपाही और मुजाहिद भी हमारे डॉक्टर हैं और फ़न भी उनका है, समझते भी वो हैं। हुकूमत उनकी क्यों नहीं सुन रही? बिल्कुल सुन रही है जी। नहीं, अभी डॉक्टर साहब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जो इस दौरान हमारे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। जी प्रोड्यूसर साहब, आप काइंडली वो क्लिप ज़रा चला दीजिए कि ये जो लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये आप नरम नहीं कर रहे, दरवाजे खोल रहे हैं जिससे ये वबा फैलेगी। लॉकडाउन हो, बिल्कुल हो, 100% हो और मुअस्सर लॉकडाउन हो, ताकि जो उसका मकसद है वो पूरा हो सके। कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में भूख से कितने लोग पिछले 1 महीने में खुदा न खास्ता अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, लेकिन हमें ये पता है कि 200 से ज़्यादा लोग इस मर्ज से ऑलरेडी जान अपनी। हमने ये गौर किया है कि जब से ये 14 तारीख से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है, तो जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश ये है
कि इस लॉकडाउन को प्रोलॉन्ग करें, इस लॉकडाउन को इफ़ेक्टिव करें और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट कमज़ोर है उसके ऊपर तवज्जो दें ताकि बचत हो सके। कि इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मुअस्सर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अकीदत है उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहे हैं, आप अपनी लॉकडाउन पॉलिसी को मजीद सख्त करें बजाय इसके कि आप इसमें नरमी मिला रहे हैं। हमारी ये ख्वाहिश है डॉक्टर्स की, उनकी नुमाइंदा तंजीमों की, कि सख्त किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन से गुजारा नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब जी, ये देखें सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, सबके डॉक्टर एक ही दवाई दे रहे हैं। अच्छा जी, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके आपने अभी इंटरव्यूज़ बताए, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी। मोस्ट ऑफ देम, 99% ऑफ देम आर क्लिनिशियंस, क्लिनिकल डॉक्टर हैं। पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी वो साइंस है कि जो आपको डिजीज़ के स्प्रेड इन द पॉपुलेशन की साइंस है, और उन लोगों को उनकी जो राय है वो बहुत अहम है इस सिलसिले में। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर ताहिर शमसी जी और डॉक्टर सईद अख्तर, उन्होंने भी कहा कि हम कौमी ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज़ करने लगा हूँ, एक इनडायरेक्ट आपका जवाब दूँगा। अमेरिका से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम किसी मुल्क का शायद ही हो। वहाँ पे जितने हमारे इस वक्त टोटल केसेस हैं, इससे 3 गुना सिर्फ डेथ्स हो चुकी हैं। ठीक है, और उनका सिस्टम बैठ गया है, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क के इलाके में। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे टेस्ट कम हो रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो सीरियस मरीज़ हैं वो एक इंडिकेटर होता है आपका कि वबा कितनी फैली हुई है। यकीनन यहाँ पे कुछ ऐसे अवामिल हैं इस इलाके में कि जिनकी वजह से ये इस बीमारी के फैलाव का करैक्टर जो है वो मुख्तलिफ है, वो यकीनन मुख्तलिफ है। अच्छा, उसमें क्या अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया था? एक मिनट में अर्ज़ सुन ले मेरी। अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया था, यूके ने लॉकडाउन नहीं किया था, या दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया था। क्यों फैली इतनी बीमारी वहाँ पे? हमारे यहाँ नहीं, वो तो बिफोर लॉकडाउन फैली है, क्योंकि शुरू में अमेरिकी सदर ने भी सीरियस नहीं लिया, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने भी सीरियस नहीं लिया। जिन ममालिक ने सीरियस लिया, मसलन ताइवान चीन के बहुत करीब था और ताइवान चीन का हिस्सा है, छोटी पॉपुलेशन, उन्होंने पहले दिन से सीरियस लिया। कितनी उधर पॉपुलेशन नहीं है? हुआ। अच्छा, साउथ कोरिया की मिसाल हमारे सामने, उन्होंने टेस्टिंग की, बिल्कुल, वो भी एक बहुत अच्छी मिसाल। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, आपने शुरू में न्यूयॉर्क टाइम्स की उसका वो दिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस वक्त 24 आवर रिसर्च ज़्यादा अथेंटिक है वो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी ने वो भी कर रहे हैं, पूरे अपने लिए इसके लिए वक़्फ़ कर दिया, और दूसरा हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों का डेटा आप लेके कोई एक मिसाल ऐसा दिया जा सकता है कि किसी मुल्क में ग्राफ इन्फेक्शन का और डेथ का ऊपर जा रहा और उसके बावजूद भी उस मुल्क ने सख्ती करने की बजाय लॉकडाउन ख़त्म किया हो? पाकिस्तान के सिवा कोई और मुल्क नहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया ने किया, इंडिया ने लॉकडाउन ख़त्म किया, लूज़ किया, बांग्लादेश ने किया, बहुत सारे मुल्कों ने किया है। ये ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि हमें, लेकिन उनका कर्व हमारी हद तक खतरनाक है। अब आप इंडिया के फिगर्स देखें, हमारे से ज़्यादा हो रहे हैं, और उन्होंने तो कई गुना ज़्यादा। लेकिन उधर तो लॉकडाउन अभी तक ख़त्म भी नहीं है। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म भी किया, दरमियान में बिल्कुल ख़त्म किया था। पॉइंट ये है कि आपको अपने नंबर्स देख के और अपने माशरत देख के, अपने माशरे की जो सूरत हाल है उसको देख के आपको फैसले करने हैं। हम समझते हैं, तो जब हमारी माशरत देखते हैं आप, तो पाकिस्तान में भूख बड़ा थ्रेट है या कोरोना? भूख से इस महीने में कितने लोग मरे? भूख की बजाय मैं अगर ये कहूँ, गुर्बत नहीं, हाँ, गुर्बत में भी ज़्यादा बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में गुर्बत बेइंतहा की है। जी बिल्कुल, गुर्बत सबसे बड़ा थ्रेट है। लेकिन इस गुर्बत के बावजूद पाकिस्तान के मुआशरती और मजहबी साख्त की वजह से भूख से इस पूरे महीने में आपको एक रिपोर्ट नहीं आएगी कि भूख से कोई मरा। देखिए, मेरी बात सुने,
मैं इसको बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से आपके सामने रखना, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं जो इंटरनल डिस्कशंस हैं उसमें जो आपने पहले कहा एक मरकजियत है सेहत की कंसिडरेशन, और मैं खुद उस गरीब तबके से उठ के आया हूँ, गरीब इलाके से ताल्लुक़ है और उन गरीबों की हालत को जानता हूँ कि मुझे ये गुर्बत बहुत है लेकिन भूख से कोई किसी को मुझे ये बताए कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में आज तक जो हमारी लोएस्ट स्ट्रेटा है 25%, कितनी दफ़ा उनकी आवाज़ को हमने यहाँ पे जगह दी है इस डिस्कोर्स के अंदर कि उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुजर रही हैं। आप जो कुछ भी सुनते हैं वो मेरे आप जैसे लोग इसके ऊपर बातें करते हैं और हमारा नुक्ता नज़र ये होता है कि लॉकडाउन होना चाहिए, इसलिए कि हम ज़ाती तौर पे अपनी तालीम की वजह से या अपनी सेंसिटिविटी की वजह से या बाहर की दुनिया को जानने के हवाले से हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरह का है कि हमें ख़तरा महसूस होता है। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें एक मिनट अर्ज़ कर, वो लोग कि जिनकी ज़िंदगियों में इस कोरोना के अलावा ऐसे रोज़मर्रा के मसाइल हैं जिनमें ये भी शामिल है कि उनके घर अगर कोई मजदूरी करके अपनी कमाई ना लेकर आए तो उनके बच्चे फाके करते हैं। ये भी मसला तो हमने कितनी दफ़ा उनको उनसे बात भी की है और उनकी आवाज़ को इसका हिस्सा बनाया। नहीं, ये वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर किसी ने बनाया भी है और पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं भी जो उन तक पहुंचे भी हैं। अभी तो आपका एहसास प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम से पहले हुकूमत ने किया ना, अलखिदमत पहुंची थी, शायद अफरीदी पहुंचा था, बाकी दूसरे वो पहुंचे थे। लेकिन सवाल वही आ जाती है, ये जो मरते हैं इससे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई वीआईपी कोई अमीर, उनको तो फ़ौरन इस्लामाबाद में टेस्टिंग की सहूलत भी हो जाती है, उनको अच्छे हस्पताल में इलाज भी मिल जाता है। वो जो इससे मर रहे हैं वो भी तो 99% गरीब ही मर रहे हैं और उसी तबके के लोग मर रहे हैं कि जिनका ना इलाज है, ना हॉस्पिटल है, ना टेस्ट है। नहीं, उसमें आप देखें कि पहली बात यह है कि जो भी डेथ्स हैं ना वो अनरिपोर्टेड नहीं रहती, ठीक है। इवन गरीब से गरीब घर में भी जब कोई शख्स इतना बीमार हो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है तो उसे फिर अस्पताल में लाया जाता है, ठीक है। अब उनका अगर आप एनालिसिस करें तो हमारे यहाँ तो हर बीमारी जो है उसका वो गरीबों के अंदर ज़्यादा प्रेवलेंट होती है। आप देखें डायरिया से जो बच्चे मरते हैं या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जो बच्चे मरते हैं या टीबी से जो लोग मरते हैं, डॉक्टर साहब वो गरीब लोगों में ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब वो गरीब जो है वो जाता है सरकारी अस्पताल में, उस सरकारी अस्पताल में मसलन LRH जी जो 7 साल से PTI के तहवील में था, जिसका ख़ुद इंचार्ज डॉक्टर नौशेरवान बरकी साहब थे, उस हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स ने इस्तीफ़े दे दिए कि जी यहाँ पे हिफाजती इंतज़ामात नहीं है। उनका पूरा गायनी वार्ड वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया। तो उस मरीज़ का इलाज तो उधर होता है, जो अमीर होता है इधर अगर सरकारी वो भी हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसको सेहत मिल गई। लेकिन देखें हमारे स्पीकर साहब ने भी आपके सरकारी अस्पताल में जाने का रिस्क नहीं लिया, वो निजी अस्पताल में गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के सेक्रेटरी को हो गया, उन्होंने भी सरकारी अस्पताल में जाने का रिस्क नहीं लिया। तो ज़्यादा मसला तो उधर गरीब का है कि जो हॉस्पिटल अपने डॉक्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता सरकार का, वो गरीब को कैसे करेगा? इसका जवाब जो है जी वो हम पिछले 2 साल में नहीं है, इसका जवाब पिछले 50 साल 70 साल में है कि हमने सेहत के शोबे में खर्च क्या किया है और उसको डेवलप मैंने इसलिए मिसाल वहाँ दी जिधर 7 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत है ना। हाँ अच्छा उसका मैं आपको बताता हूँ। इटली में जब ये बीमारी फैली तो आपको पता है कि वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उनके अंदर क्या शरह थी इसके फैलने की? 10% से ज़्यादा थी। 10%, यानी अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हुआ तो 10 से ज़्यादा उनमें सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे। पाकिस्तान में ये क्या शरह है, किसी को पता है? पाकिस्तान में ये 2 और 2.5 के दरमियान है। इस बीमारी का करैक्टर इस तरह का है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स आर मोर एक्सपोज टू इट, ठीक है जी। तो मैं इसको डिफेंड किसी चीज़ को नहीं कर रहा, हमारा निज़ाम बहुत कमज़ोर है, इसमें बड़ी खामियां हैं, इसमें बड़ा कुछ है, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं और वो ये हैं कि हमें सारा मलबा इसके ऊपर नहीं डालना चाहिए। इसके मुतबादल जो सूरत हाल है दुनिया के दूसरे हिस्सों में और हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर, उसमें हम उनसे बहुत वो तरक्की याफ्ता ममालिक
मसलन वो ये रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके लोग वैसे भी कतार बनाते हैं, किसी को धक्का नहीं देते। हुकूमत की तरफ से अगर कानून ना भी हो तो वो सिविलाइज्ड इतने हैं। मसलन आपने देखा होगा आपसे ज़्यादा कि अमेरिका और वहाँ के अगर किसी के साथ कुत्ता है तो वो उसने एक शापर लिया होगा 7 टिश्यू पेपर के, कहीं उसका कुत्ता गन फेंक ले तो उसको उठा लें, हालांकि इस पर कोई सज़ा नहीं है। तो वो ममालिक तो ये स्मार्ट लॉकडाउन की या लॉकडाउन में नरमी की अयाशी कर वो गवारा कर सकते थे। हमारे यहाँ तो हमारा जो हशर है, इधर तो लोग कानून तोड़ना फैशन समझते हैं। अब जिस सवाल पे मैं आना चाहता हूँ, आपने खुद ही जवाब दे दिया इसका। हाँ कि इस तरह के मुल्क में तो फिर बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा। ना कि जब आपके लोग इतने ज़्यादा कानून तोड़ने के शौकीन रिस्क दो तरह के हैं। रिस्क एक ही है कि आप लॉकडाउन लगाएं और उसको यानी आप जारी ना रख सकें, जैसा कि आपने खुद पहले फरमाया। हाँ। कि जो लॉकडाउन हमने किया भी ठीक, वो आप अगर मज़ीद उसे जारी रखते तो लोगों ने खुद ही बाहर आ जाना था। यानी ताबी बराए नाम और ज़्यादा देर हम जारी भी नहीं रख सकते थे। मतलब ये बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। और ऑन द टॉप ऑफ इट हमारे यहाँ जो गुर्बत से रिलेटेड जो मसाइल मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन एक असद उमर साहब ऑन रिकॉर्ड है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था और भी आप जैसी शख्सियात ने भी, कि देखिए हम ये मजबूरन लॉकडाउन में नरमी दे रहे हैं, लेकिन अगर लोगों ने वायलेट किया बिल्कुल तो हमें दोबारा इसको फिर लगाना होगा। बिल्कुल। अब हमने जो 2-3 दिनों में देखा, बाज़ारों में भी, कल के दिन भी, जुलूसों में भी, तो वायलेट तो क्या लोगों ने तो उसकी, यानी मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो पता नहीं रैप कर दिया वो सारे लॉ को, उस SOPs को, वो बाकी चीज़ों को। तो गवर्नमेंट ने तो ये धमकी दी थी कि हम फिर लॉकडाउन की तरफ आएंगे। तो अब लोगों ने तो साबित कर दिया कि भाई हम अमल नहीं करने वाले। तो अब क्या गवर्नमेंट अपने डिसीजन वापस लेगी? हम इसको हफ्तावार बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस के ऊपर इसको मॉनिटर करते हैं और अगली NCC की मीटिंग में इसका सैर हासिल रिव्यू होगा। इसका इम्कान है कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएं अगर लोगों का रवैया यही रहा? ये इम्कान हर वक्त है जी। और चूँकि हमारे केसेस भी बढ़ने हैं, हमारी अमवात भी ज़्यादा होनी है, लॉकडाउन में ईज़ जो है उसके साथ आपको पता है कि हमने 20 से ज़्यादा SOPs दिए वफाकी सतह पे, सूबाई हुकूमतों ने किए, और अगर उनके ऊपर उस तरह अमल नहीं हो पाएगा तो लामहाला हमें इक़दाम करने पड़ेंगे। ठीक है नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और उसके बाद डॉक्टर साहब से ये भी जानना है कि ये जो आलमी सतह पे कुछ तहकीक हो रही है वैक्सीन की, उसकी क्या सूरत हाल है। ये जो एक आध दवाई बताया जाता है कि वो मौसर है, कुछ अमेरिका में एक दवाई ईजाद हुई है, उसके बारे में उनकी क्या राय है, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी एक बार फिर खुशामदीद आपको जरिए में। डॉक्टर साहब अभी तक तो ठीक है, कोई स्पेसिफ़िक दवाई तो नहीं निकली है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पेशेंट हैं उनको क्या दवाई दी जा रही है, और एक ये जो प्लाज्मा के ज़रिए ट्रीटमेंट और कुछ केसेस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए, तो उस सिलसिले को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? मैं इस पे आऊँगा क्योंकि अब आपने तिब की बात शुरू की, तो मैं एक बात पहले करना चाह रहा था आपसे, और वो ये भी है कि जो कॉस्ट ऑफ लॉकडाउन है ना जी, एक तो इकनॉमिक है ना और उसका पॉवर्टी के साथ ताल्लुक़ है। एक जो अब हम देख रहे हैं वो इन अदाद शुमार को भी देख रहे हैं कि हस्पताल बंद होने की वजह से या हस्पतालों तक रसाई बंद होने की वजह से दूसरी बीमारियां कितना बढ़ गई हैं आगे, और उसके ऊपर हम स्टेटिस्टिक्स ला रहे हैं अगले चंद दिनों के अंदर कि TB कितनी बढ़ गई। एक सूबे के अंदर 55% 10 हफाजती टीके जो लगने होते हैं बच्चों में, 55% उसके अंदर कमी आई है। तो लॉकडाउन की जो प्राइस है, जो कॉस्ट्स हैं, वो कुछ हमें पता है, कुछ हमें पता ही नहीं है। और आने वाले वक्त में हमारे यहाँ जो बीमारियों का फैलाव है वो किस तरीके से ये तो है बढ़ेगा। कोरोना में सियासत भी दब गई है, मईशत भी दब गई है, हमाही खारजा पॉलिसी के मसाइल भी दब गए हैं, TB और इस तरह के जो अमराज, यानी कल बता रहे थे वो कि 63 लाख नए TB के मरीज जो हैं नए, सिर्फ इस वजह से जो हमारी प्रेवलेंस है उसके ऊपर इस रसाई के ना होने की वजह से या पेशेंट डिटेक्शन ना होने की वजह से वो बढ़े हैं, और इनमें से कुछ 14 लाख ने मर जाना है TB की वजह से। अब आप देखें, इसका ज़रा मुआजना करें कोविड के साथ।
हमारी कितनी डेथ्स हैं अभी तक? 750, 800 से तो कुछ ज़्यादा। लेकिन आप इसको ज़रा पर्सपेक्टिव में आपको सिर्फ देना चाह रहा था कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक भी तो खैर वो तो जिसके नहीं लिए वो तो होता है, तो लेकिन मैं इंसान आपके की साथ जिंदगी 14 पे- लाख हाँ, की बात कर रहा हूँ। हाँ लेकिन अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी तरफ। अभी तक कोई एक ऐसी मौसर ना दवाई इसके बारे में जो स्पेसिफिक टू कोरोना वायरस हो अभी तक नहीं है। और वैक्सीन जो है उसके ऊपर तकरीबन 7 बड़े प्रोजेक्ट्स इस वक्त दुनिया में, या 8 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, जो मुख्तलिफ मराहल में हैं अपनी टेस्टिंग के हवाले से। तो इस सिलसिले में मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि वैक्सीन का सबको इंतज़ार है, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल तो कोई इम्कान नहीं किसी वैक्सीन के आने का। सो वी हैव टू लिव विद इट, दिस डिजीज़, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर को, मतलब 18 महीने से 2 साल का टाइम लोग बता रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं वैक्सीन का। लेकिन इस हवाले से मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि तकरीबन 50 दुनिया के मुक़्तदर लोग जो हैं और जो फॉर्मर स्टेट्समैन हैं, नोबल लॉरिएट्स हैं, उनमें सिर्फ 2 लोग ऐसे शामिल हुए हैं जो सिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं। एक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इन्होंने साइन किया एक लेटर, और वो फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये कॉल दी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जब भी ये वैक्सीन बनेगी तो उसकी मसावी रसाई होनी चाहिए तमाम लोगों। अच्छा, वो तो प्रिवेंशन के लिए होगा, इस क्योर के लिए। अब ये क्योर की तरफ आता हूँ। क्योर के लिए ये है जी कि जो पहली दवाई खसूसी तौर पे कोरोना वायरस के हवाले से मौसर पाई गई है और बनाई गई है, उसके ऊपर रिसर्च हुई है, अभी भी वो तजर्बाती दवाई है, उसका नाम है रेमडेसिविर। और ये एंटी वायरल मेडिसिन है। जिस तरह हेपेटाइटिस सी के लिए जब दवाई आई थी तो वो तकरीबन 90% से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर रही थी। तो ये दवाई जो है ये इसकी जो अब तक की जो टेस्टिंग हुई है उसके मुताबिक ये 30% हॉस्पिटल स्टे को कम करती है, यानी उनको जल्दी आराम आ जाता है। तो इसको FDA ने इजाज़त दे दी कि इसको यूज़ किया जाए, और जापानीज़ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने भी इजाज़त दे दी। और जो इसकी मल्टीनेशनल कंपनी जिसने ये बनाई, कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है, उसने 2 ममालिक में तकरीबन 6 कंपनीज़ के साथ 5 कंपनीज़ के साथ ये माहदे किए हैं, जिसमें एक कंपनी पाकिस्तान में है, और उनके साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है। और अब हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने में वो अप्लाई कर रहे हैं, और उनको हम फास्ट ट्रैक पे तकरीबन 1 हफ्ते उसमें ये जो कानूनी पेचीदगियाँ हमारे यहाँ बहुत होती है, आज भी मैं वो नहीं, लेकिन फास्ट ट्रैक में हम कर रहे हैं, और हमें इसको तो कब तक एक्सपेक्टेड है? 7 से 10 दिन के अंदर हम इसको इजाज़त दे देंगे पाकिस्तान में प्रोडक्शन की। और जब इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी तो इस कंपनी को जो चला रहे हैं लोग, उन्होंने मुझे बताया है कि तकरीबन 8 हफ्ते के अंदर इस दवाई की प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। अच्छा। और फिर जो एक बहुत अहम बात, 1 हफ्ते के अंदर आपकी तरफ से कानूनी वो आप यूँ समझे कि 9 हफ्ते के बाद, और 8 हफ्ते वो लगाएंगे, तो 9 हफ्ते बाद ये दवाई जो वो पाकिस्तान में अवेलेबल हो सकती है। और ये प्लाज्मा वाली ट्रीटमेंट जो है उससे पेशावर में भी तजुर्बा कम है, वो वाली मुकम्मल कर लूँ। उसमें जो माहिदा हुआ है इनका ओरिजिनल कंपनी के साथ, वो ये है कि ये अपनी ज़रूरियात पूरी करने के अलावा पाकिस्तान में 127 मुल्कों में यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। हाँ, 127 को पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये दूसरा जो प्लाज्मा वाला है, प्लाज्मा का जी हमने अलाउ किया था एक क्लिनिकल ट्रायल। वो क्लिनिकल ट्रायल अभी हो रहा है, उसके जो रिज़ल्ट्स अब तक के हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। जो डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं टेस्ट, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, उनके साथ आज सुबह मेरी बात हुई है टेलीफोन के ऊपर, और उन्होंने मुझे नया डेटा भेजा है अब तक, और कल उन्होंने तो इसको फ़ौरन वसी पैमाने पे फैला क्यों नहीं देते पूरे पाकिस्तान में? क्योंकि उसके लिए डोनर्स भी चाहिए। जब तक उसकी अफादियत हम साबित नहीं कर लेते उस वक्त तक नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उनको ऑलरेडी हमारी बातचीत इस पे शुरू हो गई है कि जो हमारे रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनको हमें अब उनका रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, और उनसे फिर हमें अब प्लाज्मा फिर इकट्ठा करना शुरू हम करेंगे। एक ये जो बात कही कि चाइना ने ज़्यादातर अपनी जो फिर क्योर की है वो अपने वो पुराने रवायती अद्वियात से की है,
तो क्या हम वो उसको बड़ा नहीं मुश्किल आजमा है सलीम साफ़ी साहब उंगली रखना कि इस वजह से वो ठीक हो गए या किस वजह से वो ठीक हो गए। पाकिस्तान में भी हमारी एक यूनानी तिब हाँ यहाँ पे यूज़ होती है, हमारी तिब काउंसिल भी है, होम्योपैथी काउंसिल भी है, और वो लोग भी हमें बता रहे हैं कि जी ये चीज़ इस्तेमाल कर लें, फ़लानी चीज़ इस्तेमाल कर लें। और चूँकि कोई अभी मुस्तनद इलाज नहीं है, जो चीज़ भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो अच्छा, सकती है। दवाई तो मुस्तरद नहीं है, ये हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है इसके बारे में बड़े सवालात उठाए जाते हैं। ये लैब्स जो है, हमारे लैब जो है, हमारे टेस्टिंग जो है, ये मुस्तनद हैं। मैं तो समझता हूँ जी मुस्तनद हैं, और इसीलिए जो हमने अब तकरीबन 70 के करीब लैब्स काम कर रही हैं पाकिस्तान में। हर टेस्ट में ये याद रखें, हर टेस्ट में एक उसकी स्पेसिफिसिटी होती है और एक उसकी सेंसिटिविटी होती है। तो हर टेस्ट के अंदर ये इम्कान मौजूद होता है कि वो फॉल्स नेगेटिव भी आ जाए, यानी कि बीमारी ना हो। वो तो और हर रिपोर्ट के आखिर में दिया भी होता है, लेकिन कहीं हमारी इक्विपमेंट या जो मटीरियल है उसमें तो 2 नंबर ही नहीं है। नहीं, इक्विपमेंट भी वही हैं कि जो अमेरिका में यूज़ हो रहे हैं और चाइना में यूज़ हो रहे हैं, और किट्स तो हम लेते ही बाहर से हैं। अच्छा, आखिरी ये एक नाखुशगवार सवाल, ये इंडिया से आप लोगों ने दवाई मंगवाई क्यों, और फिर एक की बजाय वो दूसरे काम की दवाई क्यों मंगवाई? ये इसके ऊपर अब एक इंक्वायरी हो रही है, उसकी रिपोर्ट आ लेने दें, मेरे ख्याल सारी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी उसमें। लेकिन आपका मौक़िफ़ तो उसको पहले से है ना, जो इंक्वायरी जी बिल्कुल, मौक़िफ़ उसमें मेरा बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि जो कानूनी तौर पे तय किया गया उसके मुताबिक अद्वियात आई, फुल स्टॉप। लेकिन उन अद्वियात वो किस चीज़ के लिए अद्वियात मंगवाई जा रही थी, किन बीमारियों की? उधर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स। अच्छा, थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स आ रही हैं। और ये अप्रूव किसने किए थे? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का SRO है। अच्छा, और डिमांड किसने किया था? किसी मिनिस्ट्री की तरफ से होता है या प्राइवेट पार्टी की तरफ? नहीं, जो कारोबारी अदारे हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल इंडिया से आ रहा था, बहुत सारी अद्वियात वहाँ से आ रही थी, उनमें जो डिमांड किए गए थे और जो अप्रूव किए गए थे वही ये चीज़ आई हैं, थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स। अच्छा, और उसमें आपकी मिनिस्ट्री का कोई वो नहीं था? नहीं, मतलब थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स जब उसमें लिखा गया, और साथ ये भी लिखा गया कि थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में आती हैं। और ये इंडिया के साथ हमारी ये तजारत जारी है, इन सब कुछ के बाद भी? ये तो कानून के मुताबिक, जो कानून है उसके मुताबिक हो रहा है जी सब कुछ। नहीं, बंद नहीं हुई थी ये चीज़ें, ये टेंशन के बाद? नहीं, इसको वेवर दिया गया था ना उसी SRO के ज़रिए। अच्छा, इसको स्पेशल वेवर दिया क्योंकि ये इंसानी जान के मामलात थे इसके अंदर, और बहुत सारी एसेंशियल मेडिसिन्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स भी वहाँ से आ रही थी, तो लिहाजा जो SRO जारी किया गया वो जनरल था थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स, जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में आती हैं, उनकी तजारत जारी रहेगी, वो जारी है। लेकिन SRO लाइफ सेविंग ड्रग्स तक महदूद नहीं था, इजाज़त सिर्फ उसके लिए थी? नहीं, उस मतलब उसमें कोई तखसीस नहीं थी किसी तरह की, उसमें सिर्फ थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स लिखा हुआ। नहीं, लेकिन हमारी तरफ से जो इजाज़त है या जो पॉलिसी है वो तो ये था कि इंडिया के साथ सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग मंगवाने के लिए ही इजाज़त थी। कहीं ऐसा नहीं लिखा है। अच्छा, हर किस्म की दवाई मंगवा? SRO में, मैं तीसरी दफ़ा आपको बता रहा हूँ, SRO जो जारी हुआ उसमें लिखा हुआ है थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स अंडर द एम्बिट ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द पूरी दुनिया और ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान को इस वबा से निजात मिले। आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजे कि इस मामले को कंट्रोल करने और पाकिस्तानी अवाम को इससे महफूज बनाएं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आज के इस जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।